शांति ओम क्रांति योग की आड़ में अय्याशी, साधना की जगह नशे का कारोबार। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ आश्रम। डोंगरगढ़ की शांत पहाड़ियों पर बसे इस आश्रम की असलियत तब सामने आई जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यहां छापा मारा। इस छापेमार कार्रवाई में पुलिस को जो संबंधित चीजें मिली हैं, वह हैरान कर देने वाली थी। बाबा तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू के इस आश्रम से जो बरामद हुआ, उसने साधु के चोले में छिपे एक संदिग्ध चेहरे को उजागर कर दिया। छापे में बरामद हुए 2 किलो गांजा, नशीली गोलियां, सेक्स टॉयज और इतना ही नहीं, बाबा के आश्रम से विदेशी युवतियों के साथ कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी सामने आए हैं। आशंका है कि आश्रम में नशे और देह का व्यापार चल रहा था। थाना डोंगरगढ़ को पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि प्रज्ञागिरी पहाड़ी के आसपास एक फार्म हाउस है जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शाम को होता है, जिसके तारतम्य में थाना डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई और वहां के फार्म हाउस ओनर है योगी कांति अग्रवाल। उनके कब्जे से करीब 2 किलो के आसपास गांजा और चीलम जब्त हुआ, जो NDPS के तहत अपराध होने से प्रकरण विवेचना में लिया गया और जिनकी आज विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। इस आश्रम का बाबा सोनू खुद को इंटरनेशनल योग गुरु बताता था। उसका दावा था कि उसने 100 से अधिक देशों की यात्रा की है। गोवा में 20 साल तक विदेशियों को योग सिखाया है, लेकिन इस योग आश्रम का भांडाफोड़ होने के बाद किसी बड़े घोटाले के उजागर होने की आशंका है। ऐसे में बाबा की कारगुजरी और छत्तीसगढ़ में इस हाईटेक विदेशी आश्रम को लेकर पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस बाबा का कनेक्शन बीजेपी से जुड़े होने की आशंका जता दी है। अब देखिए जितने भी बाबा हैं, अब पूरे बाबाओं को तो भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है और मुझे लगता है राजनांदगांव में अगर बाबा आश्रम खोल के अगर इस तरह के अगर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे भी देखना पक्का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण होगा। लेकिन ये केवल नौटंकी करना जानते हैं कांग्रेस के जो लोग हैं, धरातल पर रहते नहीं हैं। उनके कथनी और करने का जो अंतर है छत्तीसगढ़ की जनता पूरी देख रही है और इसलिए ये केवल नाटक करने का काम कांग्रेस वाले कर रहे हैं। फिलहाल आश्रम में मिली संदिग्ध चीजों की वजह से बाबा पुलिस के रडार में आ गए हैं। बाबा नेटवर्क का भांडाफोड़ कर पुलिस बाबा और उससे जुड़े हुए आश्रमों के घोटालों को जोड़कर जांच करेगी। इस जांच में विदेशी फंडिंग, आपत्तिजनक गतिविधियां भी शामिल होंगी। बाबा का धर्म के नाम पर गंदा खेल कोई पहली बार नहीं है। इस तरीके के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। सवाल ये है कि कब तक धर्म की आड़ में ऐसे ढोंगी बाबाओं का खेल यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में आए एक चौंकाने वाले ऐसे मामले पर जिसने एक बार फिर से आश्रम और बाबाओं की पोल खोल दी है। आमतौर पर इस तरीके की घटनाएं हम दूसरे प्रदेशों में सुनते थे कि आश्रम में कोई ऐसा खेल चल रहा है जो कि नशे के कारोबार से जुड़ा हुआ है, जहां संदिग्ध गतिविधियां चलती है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी ऐसा होने लगा है और इसीलिए हम कह रहे हैं पापी बाबा का झिंगा लाला आश्रम। क्या था ये आश्रम, ये रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया, लेकिन इस तरीके के आश्रम कैसे स्थापित हो जाते हैं, क्या प्रशासन कोई रोक नहीं लगाता या फिर धार्मिक भावनाओं और संवेदनाओं से खेलने वाले ऐसे बाबाओं को हम रोक नहीं सकते। इसी पर आज एक सार्थक चर्चा करेंगे जो कि राजनीति से अलग होगी। इसलिए हमने खास मेहमानों को स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आपका परिचय करा दें तो सबसे पहले हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी, बहुत स्वागत है आपका। बाबाओं का मामला है इसलिए हमारे बीच एक ज्योतिषाचार्य भी मौजूद हैं, RK तिवारी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका।
और धार्मिक मामलों के जानकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं मिथिलेश मिश्रा जी। बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि हमने बताया कि ये चौंकाने वाला मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में सामने आया, जहां पर इस तरीके का आश्रम था, जहां पर रंगरैलियां मनाई जाती थी, गोवा की तरह सुविधाएं थी, विदेशी लोग आते थे और छापेमारी कार्रवाई के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं वो तो सवाल कई खड़े करती है। एक एक करके इस पूरे प्रकरण को भी जानेंगे और इस तरीके की चीज़ें बन क्यों रही हैं, हो क्यों रही है और धार्मिक आड़ क्यों ली जा रही है। प्रतिक्रियाएं लेते हैं। सबसे पहले अनिल जी से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरीके की खबरें कई उन्होंने कवर भी की है, करीब से उन्हें देखा भी है। तो अनिल जी, ये डोंगरगढ़ का जो मामला है जिसमें हम देख रहे हैं कि विदेश की लड़कियां और विदेशी सामान और नशे का कारोबार, इस तरीके की चीज़ें क्या छत्तीसगढ़ में भी अब आ गई हैं, ये मान के चले हम? देखिए मोहन जी, आपके मैं चैनल को बधाई देता हूँ। इस गंभीर विषय को आपने बहस के लिए चुना। आमतौर पर आजकल सिर्फ राजनीति पर ही बहस हो रही, लेकिन इस पर बहस होना बहुत ज़रूरी था और मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ। ये मामला धर्म का नहीं है। देखिए, धर्म से अगर जुड़ा होता तो बात वहाँ प्रवचन की होती, किसी मंदिर की होती या किसी एक जो भी इष्ट की होती। वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ये शुद्ध अपराध है और इसको अपराध को तंत्र का या योग का अमली जामा पहनाकर उसकी आड़ में सारा खेल खेला गया। ये पहला मामला नहीं है। सारे देश में बहुत सारे मामले हुए हैं और छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे मामले पहले हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि ये सब चीज़ों का प्रचार प्रसार जो आज हमारा टेलीविज़न है या जो टेलीविज़न में जो OTT प्लेटफॉर्म है जिस पर सीरीज़ बन रही है, आश्रम सीरीज़ बन रही है, ये सब और जो है ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। इस पर जब नकेल कसने की बात होती है, इस पर जो कठोर कार्रवाइयाँ हो रही है या इसके खिलाफ, देखिए बहुत सारे बाबा तो जेल में हैं। जो गलत कर रहा है वो तो जेल में रहता ही। अंतोगत्वा इनकी जो अंतिम जो इनको जो मुक्ति मिलती है, इनकी मुक्ति जेल में होती है। तो जेल में इनको जाना ही था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हैरानी की बात है, डोंगरगढ़ जैसे तीर्थ स्थल पर, जो ना केवल हिंदुओं का तीर्थ स्थल है जहाँ बमलेश्वरी मैया का प्रसिद्ध मंदिर है या फिर बौद्ध स्तूप है एक, वहाँ पे बौद्ध लोगों का भी बड़ा वो गढ़ है, उसके अलावा जैन तीर्थस्थली भी है, वहाँ एक ऐसा आश्रम का पनप जाना और एक ऐसे आश्रम की जो लीला है वो इतने दिनों तक चल जाना, ये कहीं ना कहीं से हमारी प्रशासनिक लापरवाही, पुलिस की लापरवाही, इस पर भी सवाल खड़ा करता है। अगर कोई संरक्षण है तो वो सामने आ जाता। राजनीतिक संरक्षण इसमें दिखता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि ये बहुत छत्तीसगढ़ के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक संकेत है। ऐसी चीज़ें छत्तीसगढ़ में कम से कम होना नहीं चाहिए। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि ये सब पहले कभी नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में आप हमारे साथी हैं डॉक्टर दिनेश मिश्रा, आपको देख रहे हैं, उनको कब जमाने से चले आ रहा है। हमारी जो मदर का जब रिश्ता हुआ था तब वो डरती थी कि मैं छत्तीसगढ़ कैसे जाऊं, ये तो टोना टोटका का देश है। आप छत्तीसगढ़ को टोना टोटका के लिए एक समय जाना जाता था। तो यहाँ अगर ऐसी चीज़ें उठ रही है, बन रही है, तो उसका एक मुख्य कारण तो समाज में जो है जो स्टाइल ऑफ लिविंग है, उसके साथ साथ जो डर फैल रहा है, भय फैल रहा है, उसका भयादोहन यहाँ ऐसे लोग कर सकते हैं। और ये योग की आड़ में हो रहा था, ये कोई धर्म और उसके प्रचार के आड़ में नहीं हो रहा था। इसलिए इसको धार्मिक न मामला कहकर जो है शुद्ध रूप से आप जो है तनावग्रस्त जीवन को शिथिलता देने या तनावग्रस्त जीवन में रिलैक्स के आड़ में चल रहा एक गोरख धंधा या अपराध मान सकते हैं। लेकिन ऐसी चीजों के जो संचालन करते हैं, उनकी वेशभूषा, उनका रहन सहन, वो धार्मिक व्यक्ति की तरह दिखने की कोशिश करते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या ये आकर्षित करता है? क्या गेरुआ वस्त्र पहनना, माले पहनना या फिर बाल लंबे करना, इस तरीके की चीज़ें क्यों करते हैं ऐसे लोग? देखिए, धोखा देना है अगर समाज को तो आपको कुछ ना तो छद्म आवरण तो होना ही पड़ेगा। आप तो अब तो डिफेंस के भी जो ऑपरेशन होते हैं या मिलिट्री के ऑपरेशन होते हैं या जो नक्सलियों का ऑपरेशन होता है, कहीं ना कहीं कैमोफ्लेज एक शब्द है, वो तो होता ही ना, छद्म आवरण तो होता ही है। जंगल में जो जानवर भी बचने के लिए प्रकृति ने उनको इस तरह के जो रंग रूप दिए रहते हैं कि वो छद्म आवरण को ओढ़ के बच सके। ये इस तरह के अपराधियों के बचने के लिए है, ये उनका कवर है। आप ये अट्रैक्शन का तो कारण नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कवर है जिससे वो अब देखिए, इतने दिन तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं उनका जो स्वरूप था या उनकी वेशभूषा थी वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। जी ठीक है। और ऐसे लोग कोशिश ऐसी जगह पर जाने की करते हैं जहां पर नज़र ना आए, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी ये लोग बच नहीं पाए।
क्या इसका कोई धार्मिक कनेक्शन भी जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि बाबा नाम धार्मिक रूप से ही जोड़कर लोग देखते हैं। मिथिलेश जी से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे बाबाओं की बाढ़ आ गई है मिथिलेश जी, जो कि हाईटेक हैं, कंप्यूटर लेकर चलते हैं, अंग्रेजी में बातचीत करते हैं और विदेशियों से ज़्यादा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। ये क्या ट्रेंड है ये, और ये क्यों हो रहा है? हाईटेक क्यों हो रहे हैं बाबा हमारे जो सन्यासी थे वो? देखिए मोहन जी, धर्म, योग, अध्यात्म, ये तीनों अलग अलग विषय हैं। हालांकि ये आपस में बड़े अंदरूनी तौर से गुथे हुए हैं, पर ये तीनों विषय अलग अलग हैं। जहाँ तक इस व्यक्ति की बात हो रही है, आप जो फुटेज चला रहे हैं उसमें ये कहीं बाबा का रूप इसने धारण किया नहीं है, लेकिन डोंगरगढ़ में जब अपन यहाँ पर आ गया है तो वो बाबा बन गया है। बाबा बनना बड़ा आसान भी है, आपको बस कपड़े बदलने हैं। पर जो आप बात कर रहे हैं कि बाबा के पास लैपटॉप और बड़ा हाईटेक सिस्टम है, इसके कॉन्टेम्प्ररी मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत के सबसे उच्च अध्ययन वाले संस्थानों से निकले हुए लोग, जिसमें IIM है, IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है और देश की प्रख्यात यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से निकले हुए लोग जब उन्होंने अपनी समस्याओं के हल समाज में खोजने की कोशिश की और वो नहीं पाया, और उसको जब उन्होंने भारतीय धार्मिक व्यवस्था में खोजा और पाया और संतुष्ट हो गए, तो वो दूसरे लोगों के लिए एक प्रतिमान गढ़ा उन्होंने, और इन्हीं प्रतिमानों की प्रतिकृति के रूप में, अनुकृति के रूप में और भी लोग धर्म को, योग को, तंत्र को अपनाने की प्रक्रिया में शामिल हुए। दूसरा सवाल ये है कि विदेशी ज़्यादा क्यों? विदेश, जो पाश्चात्य का मानस है, वो हमेशा से पिछले कई सौ सालों से वो भारत की ओर मुक्ति की आशा में देख रहा है। तो भारत में तथाकथित बनावटी गुरु हमेशा से रहे हैं और उन्होंने हमेशा पाश्चात्य के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन कुछ ऐसे गुरु भी रहे हैं जिनसे पाश्चात्य का जो दर्शन है और पाश्चात्य का जो ज्ञान परंपरा है वो अवाक रही है। स्वामी विवेकानंद इसी भारत के धर्मगुरु थे, जिन्होंने जाकर शिकागो में धर्म सभा को अवाक किया था और ये बताया था कि पाश्चात्य में दर्शन तो है पर अध्यात्म नहीं है, ईसाइयत में दर्शन तो है पर अध्यात्म नहीं है। तो धर्म से ऊब चुके हुए लोग जब अध्यात्म की तलाश की ओर देखते हैं तो उन्हें भारत दिखता है, और भारत में ऐसे ठगों की भरमार है। तो इसको आपको इस तरीके से देखना चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए लोग एक दिशा में बहने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग ऐसे शिकंजों में भी फंस जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो कलंक के छींटे पड़ते हैं वो असली सन्यासियों के ऊपर पड़ते हैं, ज्योतिषाचार्यों की ओर पड़ते हैं। तो के तिवारी जी से, R.K. तिवारी जी से भी टिप्पणी ले लेते हैं। तिवारी जी, ऐसे में जो सच्चे लोग हैं, जो सही में धार्मिक सेवा कर रहे हैं, जो सही में सन्यास को पालन कर रहे हैं, उनकी जो विश्वसनीयता है वो खतरे के घेरे में आ जाती है। क्या कहेंगे, कैसे दूर रहें ऐसे बाबाओं को, कैसे हम समाज से अलग करें? देखिए, सर्वप्रथम पहली बात तो ये है कि हमारा जो भारत देश है वो ऋषियों और सिद्ध पुरुषों और योग पुरुष, कथावाचक, शंकराचार्य, बड़ी बड़ी जितनी भी सिद्ध पुरुष रहे हैं उनका देश रहा है। अब किसी बाबा को किसी पार्टी के साथ जोड़ देना ये गलत बात है। पार्टी तो बाद में बनी, लेकिन पहले ऋषियों और बाबाओं का ही देश रहा है ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ लोग जैसे NGO बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, समिति बना लेते हैं। अब उसमें कंडिका में दिया है कि आप योगा सिखाएंगे और योगा सिखा रहे हैं, और योगा सिखाते सिखाते पता लगा कुछ गलत कार्य भी वहाँ हो रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो आम नागरिक और आम जनता को ये सोचना चाहिए कि हम जिसके पास जा रहे हैं वो है कौन। आप उसका योग्यता देखिए, आप उसकी कास्ट देखिए, वो उसका गुरु कौन है, वो साधक क्या है, इन सब चीज़ की संक्षेप में पहले आप उसकी विवेचना कीजिए, उसकी जानकारी एकत्र करिए, तदुपरांत उसके पास जाइए। और रहा सवाल धार्मिक क्षेत्रों में इस तरह का कृत्य होना, निश्चित रूप से ये अच्छा तो नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इतने बड़े बाबा, कई एकड़ ज़मीन में उनका आश्रम है, बड़े पैमाने के रूप से जो दिख रहा है, और छोटे मोटे गांजा की जो पैकेट दिखा रहे हैं टीवी में, तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं उनके संरक्षण तो उसमें था ही।
तो जो विद्वान हैं, योग्य पुरुष हैं, जो धर्म के बारे में जानते हैं, जिसे देश और दिशा की दिशा तय करते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं, और ऐसी परिस्थिति में इन लोगों को कम से कम अपने आश्रम में ये देखना चाहिए कि उनकी समिति में कितने लोग हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उस पर ध्यान रखते हुए आश्रम को चलाना चाहिए। आश्रम तो आज की डेट में कोई भी एक समिति बना लिया, संगठन बना लिया, फॉरेन से भी पैसा आ रहा है, योग के नाम से सब काम कर रहे हैं, परंतु इस तरह का कार्य करना अच्छी बात नहीं है। सर्वप्रथम तो पहले ये बाबा है ही नहीं। ऐसे झूठे लोग के आने की वजह से क्या आप लोगों को भी उसी नज़रिए से देखा जाता है, ऐसा कुछ अनुभव आता है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये विदेशी षड्यंत्र है हमारे भारत में। जो हमारी किसी भी देश के ऊपर में विदेशी का जो सब प्रथम क्या करते हैं, उसके धर्म संस्कृति का पतन करते हैं। तो हमारे भारत में जितने भी बड़े बड़े योग विद्वान पुरुष रहे हैं, उनके बड़े बड़े आश्रम रहे हैं, तो उनके यहाँ आश्रम में इस तरह की कन्याओं को भेज करके 2, 4 साल 10 साल रहती हैं, उसके बाद में तरह तरह का आरोप लगाती हैं धर्म को बदनाम करने के लिए। आप देखेंगे हमारे भारत में कभी आप किसी चर्च में किसी को बदनाम होते हुए देखेंगे, या किसी मस्जिद में किसी को बदनाम होते हुए देखेंगे, या किसी गुरुद्वारे में देखेंगे, लेकिन सनातन धर्म में आप देखेंगे तरह तरह की बातें उठती हैं, तो वो बाबा है ही नहीं। बिल्कुल, संन्यास को एक तरीके से संदिग्ध करने के लिए इस तरीके का प्रपंच और पाखंड भी होता है। अनिल जी से समझने की कोशिश करते हैं, कानून ऐसे मामलों में कितना कड़ा है? हमारा देश में कानून है क्या ऐसे चीज़ों के लिए? अब बताया जा रहा है कि ये तो नशे का कुछ धाराएं लग जाएंगी और बाबा फिर बाहर आ जाएगा। कानून कितना कड़ा है ऐसे मामलों में? नहीं, देखिए मोहन जी, कानून तो भारत में पर्याप्त है, और जिन अपराध के लिए कानून है, कड़े कानून है, तो क्या वो अपराध नहीं होते? सवाल यहाँ पे अपराध का और सवाल कानून का नहीं है, सवाल प्रवृत्ति का है। मनुष्य की प्रवृत्ति है वो महत्वपूर्ण है, और इस प्रकरण में तो साफ साफ दिखता है कि ये जो आरोपी है, अपराधी तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि सिद्ध हुआ नहीं है, लेकिन ये जो आरोपी हैं, ये इनकी मंशा क्या थी? ये गोवा में रहे, फिर गोवा से इनको राजनांदगांव ही मिला क्या, या डोंगरगढ़ ही मिला क्या? आखिर में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कोई उद्देश्य रहा होगा। यहाँ की जनता उनको भोली भाली लगी होगी, इस पर कोई शक नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत भोली भाली है और बहुत आसानी से उनको वो अपने उसमें मोहजाल में फंसा सकते हैं। आज की जो लाइफ स्टाइल है वो इसका प्रमुख कारण है। जैसा मिथिलेश ने कहा कि पश्चिम शुरू से पूर्व की ओर ही देखता रहा, भारत की ओर ही देखता रहा। क्या बड़े बड़े जो इस्कॉन जो आंदोलन है, क्या है वो, उसमें हरे कृष्णा जो आंदोलन है वो हमारे यहाँ, उनको क्या जरूरत है भगवान कृष्ण की भक्ति करने की? लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्म जो है, या हम कह लीजिए कि आपको ऐसा जो अंतिम यात्रा है, मोक्ष है, मोक्ष मुक्ति जो है, उसके पीछे अगर जब भागता है आदमी तो उसको सारे रास्ते बंद दिखते। किसी धर्म में कहीं पे कोई ये मुक्ति का रास्ता नहीं दिखाता। वो भारत में जो है संन्यास हो या उपासना हो, समाधि हो, ये सारी चीज़ें उपलब्ध है, तो इसलिए यहाँ आता है। अब ऐसी बातों का फायदा उठाकर जो तनावग्रस्त लोग हैं उनको योग सिखाना, योग से शांति, योग से समाधि। अपने यहाँ रजनीश जी भी हुए हैं, रजनीश जी के आश्रम तो ये तो उनके पैर की धूल नहीं है उनका आश्रम से प्रेरित लोग हैं। तो रजनीश जी भी रायपुर में रहे हैं, संस्कृत कला महाविद्यालय में प्रोफेसर रहे, जबलपुर के थे। अब देखिए, आप किसी से किसी की तुलना करना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन ये विशुद्ध रूप से अपराध है, संगठित अपराध है, सुनियोजित अपराध है। अन्यथा वो यहाँ आकर, देखिए यहाँ गांजा जो है अगर उनके यहाँ से मिल रहा है तो आप मान के चलिए गांजा हमारे छत्तीसगढ़ में बहुतायत में है और सहज सरल उपलब्ध है। उड़ीसा उसका प्रोडक्शन सेंटर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर छत्तीसगढ़ है। पूरी दुनिया जानती है कि छत्तीसगढ़ से पूरे हिंदुस्तान में गांजा सप्लाई होता है, तो गांजा यहीं से मिलता है। आपको नशे का सबसे सस्ता साधन यहाँ मिल गया, तो फिर आपको और क्या चाहिए? फिर वातावरण आपको सुरम्य और प्राकृतिक और पहाड़ी और ये सब सारी चीज़ें मिल गई आपको। सारी चीज़ें जब कंडीशन उस क्राइम के लिए फेवरेबल देखकर बाबा यहाँ आए। दूसरा, पुलिस और उसके लिए भी, प्रशासन के लिए भी मैं बेहिचक ये कहना चाहूँगा कि ये लोग जब सांप निकल जाता है तभी लाठी पीटते। इस बार इनके चंगुल में बाबा फंस गया, अगर ये निकल जाता तो उसके बाद क्या करते? देखिए यहाँ पर सजग और चौकस तो बाबा विदेशी तो चले गए थे बताया जा रहा है। वही कह रहा हूँ मैं, आधे तो चले गए। अब वही है, सांप निकलने के बाद लकीरी पीट रहे। क्या इनको क्या पता नहीं चला? क्या एक दिन का खेल है? क्या एक ही दिन आश्रम में वो काम हुआ? क्या इसके पहले आश्रम में क्या ये काम नहीं चल रहा था? या लोगों के, अब आपको लगातार, आप देखिए सवाल ये है कि पुलिस के अफसर खुद कह रहे हमको लगातार सूचनाएं मिल रही थी, लगातार मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर हमने, अरे तो लगातार सूचना पहली सूचना के आधार पर क्यों नहीं किए? क्या आपको क्या अंतिम सूचना मिलनी चाहिए?
इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही या पुलिस की लापरवाही भी दिखती है कि इतना बड़ा एक जो है आश्रम पनप गया, जबकि आज सारे देश में आश्रमों पर उंगली उठ रही है। उससे जो है देखिए कहीं ना कहीं ये जो है, मैं पंडित जी की इस बात से सहमत हूँ कि हमारी संस्कृति का भी जो है उस पर भी आक्रमण हो रहा है कि हमारी संस्कृति का पतन कैसे हो। आप जो समाज में जो पतन देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र भी है। बिल्कुल ठीक है। मिथिलेश जी से समझते हैं कि आखिर ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए सुझाव क्या है। आप कई बाबाओं से मिले हैं, संतों को जानते हैं और ऐसे लोगों से भी आपकी मुलाकात हुई होगी, तो क्या करें कि ऐसे लोग अलग ही रहें, हमसे घुले मिले ना और इनके नाम पर हमारा धर्म बदनाम ना हो? देखिए, मैं अनिल भैया से बात कर रहा था, उन्होंने एक चीज़ कहा कि वहाँ पर धर्म ज़्यादा है जहाँ पर डर है। तो सबसे पहली बात, जो धर्म के अंदर डर दिखाया गया है या डर का तत्व है, उससे आदमी बाहर आ जाए। आपकी शिक्षा इसीलिए हुई है कि आप किसी से ना डरें, आप चीज़ों को जैसा है वैसा समझें। धर्म में आदमी की तरक्की और उसको मानव से महामानव बनाने का प्रयास है। संत और साधक ये दो लोग हैं जो मानव को महामानव बनाते हैं, स्वयं को भी बनाते हैं और जो उनके संपर्क में आता है उसे भी। भारत में गुरुओं की, गुरु परंपरा की और संप्रदायों की एक महान श्रृंखला है। तो हम जब भी किसी गुरु के पास जाएं या जिसे गुरु के रूप में अंगीकार करने की कोशिश करें या किसी के बात से प्रभावित हों, तो उसकी छानबीन जरूर कर ली जाए, क्योंकि हमारे ग्रंथों में ही कहा गया है कि पानी पियो छानकर, गुरु बनाओ जानकर। तो जब तक आप अपने परिमाण पर, अपने परिमाप में किसी गुरु को, किसी साधक को जान ना लें, उसकी परीक्षा ना ले पाए, तब तक आप उसके संपर्क में ना आए, उनकी बातों से प्रभावित ना हो। इस देश में हजारों गुरु परंपराएं हैं, योग में है, दर्शन में है, तंत्र में है, ज्ञान शास्त्रों में है, वो उपलब्ध हैं। वहाँ पर योगी गुरु हैं, ज्ञानी गुरु हैं, प्रेमी गुरु हैं, हर प्रकार के गुरु आपको मिलेंगे। उनकी परंपराओं को जानें, उनके परिवेश को अच्छी तरह से समझें, बिना डरे आगे बढ़ें। और ऐसे आश्रम को खोलने के लिए परमिशन की जो है बिल्कुल को कुछ ऐसा रखा बिल्कुल जाए। बिल्कुल ये मेरी दरख्वास्त है और मैं भारत सरकार से और छत्तीसगढ़ सरकार से ये निवेदन करूँगा कि धार्मिक आश्रमों को खोलने से पहले और बीच बीच में भी पुलिस और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा और हम सब के द्वारा ज़रूर इस बात की तस्दीक कर ली जाए कि यहाँ पर कोई असामाजिक और असंसदीय कार्य, असंदिग्ध चीज़ें, आपराधिक चीज़ें ना हो। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम जनता के रूप में, आम नागरिक के रूप में और एक सनातनी के रूप में हम लोगों का ये नैतिक कर्तव्य भी है। बिल्कुल। और बताया जा रहा है कि एनजीओ भी था बाबा का, कुछ फंड भी विदेश से आते थे। ये जी, इसमें कैसे किया जाए, कैसे नियंत्रण रखा जाए? फंड तो विदेश का फंड तो FCRA से ही आएगा, वो आपको आएगा। तो मैंने वही कहा कि उसकी निगरानी होती है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपने बाबा का वेश बनाया है और बाद में FCRA के पैसे से आप अपने आश्रम में गांजा पिला रहे हैं या शराब परोस रहे हैं या और चीज़ें हो रही है, तो ये नितांत रूप से व्यक्तिगत और सामाजिक विषय है। अनिल भैया ने वही कहा कि ये आपराधिक विषय है, इसको उस तरीके से डील किया जाना चाहिए, बड़े कठोर तरीके से। और जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि शनय शनय करके हमारी संस्कृति को, हमारे संप्रदायों को, हमारे संन्यास परंपरा को भ्रष्ट करके नष्ट करने का जो प्रयास है उसको भी देखना चाहिए। ठीक है, उसको भी देखना चाहिए। और इसमें RK तिवारी जी की भी टिप्पणी ले लेते हैं। तिवारी जी, अब चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि लगातार बाबा भी हाईटेक हो रहे हैं और आधुनिकता का भी असर है। कुछ ऐसे लोगों को आप लोग के धार्मिक जो संस्थान होते हैं उनके द्वारा भी चिन्हित करने की ज़रूरत है क्या? आप लोगों की ओर से भी कुछ पहल होगी क्या इसमें, इस तरीके के मामलों को रोकने के लिए? देखिए, सर्वप्रथम पहली बात तो ये है कि जब भी कोई NGO बनाता है, कोई संगठन बनाता है, कोई समिति बनाता है, उसमें इतनी सारी कंडिका दिया है कि ये काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हो। उसमें एक आश्रम भी है जिससे हम धर्म का काम कर सकते हैं, गौशाला खोल सकते हैं, योग सिखा सकते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति इस तरह की समिति खोलता है तो समिति में पर्याप्त राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इतने फंड आते हैं और इतनी सारी उसमें योजनाएं हैं कि व्यक्ति को उल्टे सीधे काम करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। किंतु आप देखेंगे बड़े बड़े आश्रम हैं, शंकराचार्य लोगों को भी आश्रम, और बड़े बड़े बाबा लोग हैं हमारे भारत में, ऐसे ऐसे बाबा हैं जो पूरे पाकिस्तान को लील लें, उनके पास इतनी शक्तियाँ हैं, सब कुछ है।
और उनका था भी पाना मुश्किल है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई बाबा के पास जा रहा है, योग सीखने जा रहा है, और उनको बाबा की संज्ञा दे दिए हैं, आप उनका कास्ट पूछो, ठीक है, उनकी और उनको योग्यता बाबा पूछो। भी नहीं कहना चाहिए, तभी क्योंकि भ्रम होता है उससे। जी हाँ, जी हाँ। तो अनिल जी, आखिरी फाइनल कमेंट, आप ओवरऑल क्या कुछ सुझाव देंगे शासन को भी और आम लोगों को भी कि इस तरीके की चीज़ें रुकें? ये हमारी प्रमुख कोशिश है। अब एक समय ऐसा था जब साक्षरता दर हमारे भारत की बहुत कम थी। उस समय अगर ऐसी स्थितियां थी, टोना टोटका था और अंधविश्वास था समाज में, बहुत सारे हमारे महापुरुष जो है सब कुरीतियों के खिलाफ आगे आए, कुरीतियाँ बंद होते चले गई। लेकिन आज का दौर तो साक्षरता में तो हम 100% करीब आते जा रहे हैं, और जब इतनी साक्षरता की दर है, इतना पढ़े लिखे लोग हैं, इस आधुनिक दौर में जब आपके पास संचार के सारे साधन उपलब्ध हैं और ज्ञान विज्ञान के सारे साधन उपलब्ध है, उस समय योग के नाम पर भोग में फंसना, तो ये तो मैं समझता हूँ इसमें उस भोगी का कोई दोष नहीं है, उसमें जो फंस रहे हैं, जो भोज्य है, उनका दोष है। आप खुद चारा बनकर अगर किसी के पास जा रहे हो तो किसी को खाने में क्या तकलीफ है? देखिए ये योग का कोई खेल नहीं था, योग की आड़ में भोग का खेल था, और अकेला ये आश्रम नहीं है। देखिए मोहन जी, आपने बहुत गंभीर विषय उठाया है। क्या आप हम आज जो खबरें देखते हैं, आपने भी क्राइम को बहुत समय तक रिपोर्ट किया है, क्राइम रिपोर्ट की है, तो आज जो स्पा चल रहे हैं या जो आपके सामने में जितने सेक्स रैकेट आ रहे हैं, उसमें सब विदेशी माने, आप विदेशी ना सही, नेपाल और आसपास के जो, तो वो क्या है? वो भी तो मिनी आश्रम ही है। आप उनको क्या आश्रम नहीं मानोगे? वहां पे भी तो यही है, आप मसाज करने ले जा रहे हो और कर क्या, फोटो लगा दी जाती हाँ, है, फिर कर क्या रहे हैं? तो वो क्या है? वो क्या वो आश्रम नहीं है क्या? देखिए, योग और भोग को समझना पड़ेगा, फर्क समझना पड़ेगा। दूसरा, सामाजिक जागरूकता बहुत जरूरी है, और ये हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है और प्रशासन की जिम्मेदारी तो है ही। बिल्कुल, और सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी इस तरीके की चीज़ों को हम रोक पाएंगे। विषय काफ़ी बड़ा है, लेकिन समय हमारे पास चर्चा के लिए सीमित है, इसलिए इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा हमारे साथ मिथिलेश मिश्रा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। RK तिवारी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। अनिल पुसतकर जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।